हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान क्लास में। आज हम लोग टॉप इन्वायरमेंट एमसीक्यूज क्लास 4 करने जा रहे हैं। इसके पहले 3 क्लासेस में बहुत महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर चुके हैं। यह जो सीरीज़ है ये बहुत सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है ना, चाहे वो सीयूईटी का एग्ज़ाम हो, चाहे एनईपी के तहत जो थर्ड सेमेस्टर में को करिकुलर सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंट, जिसका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, उसके लिए भी यह क्लास महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, द फॉरेस्ट विच अकर इन लो रेनफॉल, मतलब जहाँ पे कम बारिश होती है, लो रेनफॉल है, वहाँ पे कैसे वन पाए जाते हैं। सबसे पहले आप वनों को देखिए, कौन कौन से वन हैं। ईवर ग्रीन फॉरेस्ट है, हिंदी में कहते हैं सदाबहार वन, ठीक है। कॉनीफेरस फॉरेस्ट, कोणधारी वन। डिसिडियस फॉरेस्ट, पतझड़ वन, जहाँ पे पेड़ पौधे जो है पत्तियां गिरा देते हैं। ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर है वह है कोनीफेरस फॉरेस्ट, जो है कोणधारी वन जो है वहाँ पे जो है कम बारिश होती है, वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं, कोणधारी वन। इसमें आपको बता देता हूँ परसेंटेज जो है कहाँ कितनी बारिश होती है। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, सदाबहार वन है, यहाँ पे जो बारिश है साल भर में, जो औसत बारिश है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। 200 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? सदाबहार वनों में होती है। जो पतझड़ वन होते हैं, यहाँ पर साल भर में जो औसत बारिश है वो 50 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है ना, ठीक है। और इनकी खास बात यह है पतझड़ वनों की कि ये गर्मियों के सीजन में, है ना, या साल भर में एक बार जो है अपना जो पत्ता है वो गिरा देते हैं, इसीलिए उनको पतझड़ वन भी कहते हैं। सदाबहार वन हमेशा ही क्या रहते हैं? हरे भरे रहते हैं। कोनीफेरस फॉरेस्ट जो है, कोणधारी वन है, यह ठंडे प्रदेशों में होते हैं। इनका जो पत्तियां हैं वो मतलब नुकीली होती हैं, और ये मतलब कोण की तरह दिखाई देते हैं, जैसे क्रिसमस ट्री आप देखे होंगे। तो इनकी पत्तियां नुकीली होने का कारण है कि जो बर्फ गिरे वो क्या हो, जो है इस पे रुके नहीं और वो नीचे चला जाए, इसीलिए कोणधारी वन, कोणधारी भी कहते हैं इनको। तो यहाँ पे जो बारिश होती है वो लगभग होती है 30 से 90 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, सबसे कम बारिश यहाँ पे होती है, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होगी? जहाँ पे होगी वहां कौन से वन होंगे? वो ईवर ग्रीन फॉरेस्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉरेस्ट विच अकर इन हाई रेनफॉल। देखिए अगला क्वेश्चन, हाई रेनफॉल मतलब जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है वहां पे कौन सा वन होगा? तो ईवर ग्रीन का अभी बताया कि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश होती है साल भर में। कोनीफेरस का यहाँ पे लिखा है 30 से 90 सेंटीमीटर के बीच में। यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट लिखा है, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है शीतोष्ण। जो शीतोष्ण वन है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन है ना, जो कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से ऊपर पाए जाते हैं, उच्च अक्षांशों में जो वन है। तो वहां पे कितनी बारिश होती है? वहां पे लगभग बारिश होती है 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है शीतोष्ण वनों में। टुंड्रा फॉरेस्ट है ना, टुंड्रा फॉरेस्ट, टुंड्रा फॉरेस्ट में जो बरसात होती है वो कितनी होती है? 15 से 25 सेंटीमीटर के बीच में होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे चौथे ऑप्शन में टुंड्रा दे दिया होता, ये वाला चौथा टुंड्रा, तो फिर वो सही होता टुंड्रा। क्यों? क्योंकि टुंड्रा में 15 से 25 सेंटीमीटर ही बारिश होती है, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया था इसलिए नहीं है। तो यहाँ पे हाई पूछा है, तो हाई सबसे ज्यादा बारिश कहाँ हो रही है? एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन जो है वहां पे हो रही है, 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश होती है। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। पहले की क्लास में इस पे बात कर चुके हैं। ये जितने भी एमसीक्यू है ना, इनका डिटेल जो कॉन्सेप्ट है वो वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है, वह चैनल पे अवेलेबल भी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी करके प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे, तो उसको आप देख सकते हैं। डिटेल में डिस्कस किया गया है चीजें। तो जो फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया का है वो कौन सा है? फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। और कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। बाकी और नेशनल पार्क का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, वो कहाँ पे स्थित है। तो ये जो बांदीपुर नेशनल पार्क है आप कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गुजरात में। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इनकी लोकेशन जो है ये भी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है? कॉर्बेट नेशनल पार्क।
है ना, जिम कॉर्बेट। अगला क्वेश्चन, डैश किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस इज एटमॉस्फियर। में आपसे पूछ रहा है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह है जिस पे हम लोग रहते हैं, इसके कितना किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे तो आपको कितना किलोमीटर तक जो है एटमॉस्फियर स्थित है, वायुमंडल स्थित है, ठीक है ना। तो कितना किलोमीटर एबव है, इसका जो सही आंसर है वह है 1000 किलोमीटर ना। 1000 किलोमीटर तक ऊपर आप जाएंगे तो उसको एटमॉस्फियर आप कहेंगे, ठीक है। जो वायुमंडल की कई परतें हैं वो महत्वपूर्ण हैं, है ना। सबसे पहली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल, जिसको क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। दूसरी जो परत है वो क्या है, समताप मंडल है, जिसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। तीसरी परत है मध्य परत, है ना, जिसको मीसोस्फियर कहते हैं। और चौथी परत कौन सी है, थर्मोस्फियर है, तापमंडल। और पांचवी परत है एक्सोस्फियर, बहिर्मंडल। तो ये जो क्षोभ मंडल है, जो पहली परत है, यह लगभग 15 किलोमीटर तक ऊंची परत है, सतह से 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल वाली परत है। जो समताप मंडल परत है वह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है सतह से। और समताप मंडल में ही एक महत्वपूर्ण गैस की परत पाई जाती है, ओजोन गैस की, जिसको ओजोन परत कहते हैं, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है, ठीक है। बाकी जो मध्य मंडल है वो 85 किलोमीटर तक है। फिर थर्मोस्फियर जो है, तापमंडल, वो 600 किलोमीटर तक है। और इस तापमंडल के ऊपर से का जो भाग है ना, वह लगभग अगर 1000 किलोमीटर तक जो है वहां पे एक्सोस्फियर, या उसके ऊपर भी है बहिर्मंडल, लेकिन जनरली माना जाता है कि 1000 किलोमीटर तक ही वायुमंडल को हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो ये सही आंसर है, अगर आता है तो 1000 लगाइए, ठीक है। ये वायुमंडल की पेटियां महत्वपूर्ण है, ये परत जो है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। और ये वाला याद रखिएगा, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, बायोस्फीयर एग्जिस्ट ऑन अर्थ, बायोस्फीयर एग्जिस्ट ऑन अर्थ बिटवीन डैश मीटर बिलो द सी लेवल, डैश मीटर एबव द सी लेवल। ये आपसे पूछ रहा है बायोस्फीयर मतलब कहाँ क्या होता है, जैव मंडल। जैव मंडल मतलब क्या होता है, जैसे जो स्थल मंडल है, वायुमंडल है और जल मंडल है, ये तीनों जहां पे मिलते हैं वहां पे क्या होता है, जैव मंडल होता है। वहां पे ही जीवन हो सकता है, जहाँ पे हवा हो, पानी हो, है ना। और स्थलीय भाग हो कुछ, क्योंकि स्थलीय भाग से कुछ खनिज लवण आदि मिलता रहता है। तो ये पूछ रहा है कि जो सिंपल सा, ये बायोस्फीयर मतलब समझिए जहाँ पे जीवन है। तो ये पूछना चाह रहा है कि पृथ्वी पर जो है मतलब जो जीवन है वह समुद्र के भीतर भी है तो कितना गहराई तक है, और सतह पर समुद्र के ऊपर कितना है। मतलब जैसे मान लीजिए ये समुद्री भाग है, तो ये समुद्र का सतह है, सी लेवल है, तो इसके नीचे कितनी गहराई तक जीवन मिल रहा है और इसके ऊपर कितने ऊंचाई तक जीवन मिल रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले आपसे पूछा है बिलो द सी लेवल, मतलब यहाँ पे कितना नीचे है समुद्री सतह के जीवन, और यहाँ पे कितना ऊपर है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, है ना। अगर आप 500 मीटर तक गहराई तक जाएंगे तो वहां पे जीवन मिलेगा, और समुद्र के ऊपर जो देखेंगे वो 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर मतलब 6000 मीटर, ठीक है। तो यहाँ 500 मीटर समुद्र की गहराई पर, और यहाँ 6000 मीटर ऊपर तक जो है जीवन क्या है ना, ठीक है। तो ये सही आंसर है, हाथ में रखिएगा इसको। अगला जो क्वेश्चन है, लिविंग थिंग इन इन एन इन्वायरमेंट इज नोन एज, मतलब पर्यावरण में जो भी जीवित चीजें हैं उनको क्या कहते हैं। तो ए बायोटिक एलिमेंट नहीं, ए बायोटिक मतलब अजैविक होता है, जिनमें जीवन नहीं होता है। एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जीवित तो हैं, ये तो लिविंग थिंग है, लेकिन इनको कहते क्या है, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं कहते हैं। प्लांट भी जीवित हैं लेकिन ये शब्द नहीं है, मतलब लिविंग थिंग जो है इन्वायरमेंट में उनको प्लांट हैं, लेकिन उनको प्लांट नहीं कहते हैं भाई। जानवर भी तो जीवित हैं, तो क्या सबको जानवर को प्लांट कहेंगे। इसका जो सही आंसर है वो है बायोटिक एलिमेंट्स, मतलब जैविक तत्व जो हैं उनको, मतलब जो भी जीवित चीजें हैं पर्यावरण में उनको बायोटिक एलिमेंट कहते हैं, जैविक तत्व कहते हैं। पहला क्वेश्चन, पीपल डेराइविंग प्लेजर ऑन सीइंग विच फैक्टर, मतलब
व्यक्ति को या मनुष्य को क्या देख के जो है आनंद मिलता है, खुशी महसूस होती है ना। आनंद तो बहुत चीज़ों से मिलता है, जैसे पैसा, इकोनॉमिक फैक्टर्स, लेकिन इसका जो सही आंसर है वह है एस्थेटिक फैक्टर्स। जो सौंदर्य वाली चीज़ें हैं, है ना, जो प्राकृतिक सौंदर्य, आप जैसे घूमने जाते हैं पहाड़ों में, है ना, पहाड़ में चले गए, है ना, नदी के किनारे चले गए, बीच पे चले गए, तो वहाँ पे आपको सुंदरता देखने को मिलती है, इसलिए वो आपको क्या करती है, खुशी करती है। तो एस्थेटिक फैक्टर्स इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एन एयर पॉल्यूटेंट, मतलब कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है। तो स्मोक जो है यह वायु प्रदूषक है, वायु प्रदूषण फैलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी वायु प्रदूषण फैलाता है ना। सल्फर डाइऑक्साइड भी वायु प्रदूषक है। नाइट्रोजन गैस जो है यह वायुमंडल में जो है पहले से ही 78% इसका है, और 21% क्या है, ऑक्सीजन है। यह भी परसेंटेज आपसे पूछा जा सकता है। तो ये वायु प्रदूषक नहीं है नाइट्रोजन गैस, जैसे यहीं पे ऑक्सीजन दे देता तो वो थोड़ी ना वायु प्रदूषक है। ठीक है, ये सामान्यतः वायुमंडल में पहले से ही उपस्थित है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस वायु प्रदूषक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ प्लांट इवेपोरेट वाटर, मतलब प्लांट में कौन सा पार्ट है जो कि जहाँ से वाटर जो है वो वाष्पोत्सर्जित होता है। वाष्पोत्सर्जन कहाँ पे होता है, प्लांट से होता है, प्लांट की पत्तियों से होता है। और पत्तियों में ही एक जो है पत्तियों के सरफेस पे पाया जाता है स्ट्रक्चर स्टोमेटा। ठीक है, वहीं से क्या है, वाटर जो है इवोपरेट होता है। ठीक है, तो प्लांट के लीफ में, पत्तियों में क्या है, स्टोमेटा पाया जाता है, वहीं से जो है वाटर जो है इवोपरेट होता है, और उसको क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर फैमिली रिफर्स टू, न्यूक्लियर फैमिली है ना, मतलब एकाकी परिवार कहते हैं, या नाभिक परिवार भी कह सकते हैं। ठीक है, एकाकी परिवार, न्यूक्लियर फैमिली रिफर्स टू। तो न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली में जैसे माता पिता हैं और इनके जो बच्चे हैं वह आते हैं। इसका जो सही आंसर है वह बी है, फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। मतलब जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे हैं वही क्या है, न्यूक्लियर फैमिली कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए गांव में बहुत सारे जो हैं भाई हैं, वो साथ में रह रहे थे। ठीक है, 5 भाई थे, और उसमें से एक भाई शहर चला गया अपने वाइफ के साथ, और उसके 2 बच्चे हैं। तो वो जो शहर में जो लोग रह रहे हैं उनको क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61, इन विच ईयर यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट वाज हेल्ड एट स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुआ था पूछ रहा है। तो जो सही आंसर है वह है 1972। एक अर्थ समिट हुई थी। अर्थ समिट कब हुई थी, 1992 में हुई थी, पृथ्वी सम्मेलन। तो कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, ये ऑप्शन दिया गया है। लेकिन इसमें स्टॉकहोम सम्मेलन पूछा गया है, तो वो कब हुआ था, 1972 में हुआ था। अगर आपसे डेट भी पूछ लिया जाए तो 5 से 6 जून 1972 में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसको आप कमेंट में बताइएगा कि इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है, उस डेट को कमेंट में बताना है आपको। ठीक है, नहीं जानते हैं तो खोज के बताइएगा। इसी जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में, यहीं पे एक संस्था की स्थापना हुई थी, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी में है। और नैरोबी कहाँ है, केन्या में। और केन्या कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, केन्या की लोकेशन देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल शुड बिकम अवेयर ऑफ डेंजर ऑफ, मतलब जो लोग हैं उनको कौन से खतरे के बारे में जागरूक होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। अवेयर होना, और जो है जैसे कहते हैं कि पढ़े लिखेंगे तो अवेयर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो केवल पढ़ लेने से नहीं होता है, उसको जब आप अप्लाई करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तब अवेयरनेस ज़्यादा आती है ना। नहीं तो पढ़े लिखे भी लोग प्रदूषण फैलाते हैं, है ना, कचरा इधर उधर फेंकते रहते हैं। ठीक है, तो हमको लोगों को कौन कौन चीज़ों के बारे में, खतरों के बारे में जागरूक होना चाहिए। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में, कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वह भी एक खतरा ही है। डिफॉरेस्टेशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, डिफॉरेस्टेशन वनोन्मूलन,
वनों को काटा जाना। ओजोन लेयर मतलब ओजोन लेयर जो डिप्लीशन होगी तो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो पृथ्वी पे आएंगी तो बहुत सारे रोग, कैंसर, पेड़ पौधों को नुकसान होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा, ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा उत्सर्जित होगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो ये जो तीनों बिंदु दिए हैं ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, लोगों को इनके बारे में जागरूक होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है डी। ठीक है, 63 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज अ डेलिबरेट इफर्ट टू अकॉम्प्लिश द नोबल टास्क ऑफ। इसमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन संबंधित आपसे पूछ रहा है कि डेलिब्रेट, डेलिब्रेट मतलब होता है जानबूझकर किया गया प्रयास है, किस टास्क को पूर्ण करने के लिए, किस महत्वपूर्ण टास्क को पूर्ण करने के लिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन लाया गया। तो कंजर्विंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 1970 में एक संस्था है IUCN, उन्होंने क्या किया, फॉर्मलाइज्ड किया इन्वायरमेंटल एजुकेशन को। इन्वायरमेंटल एजुकेशन पे बात हुई 1970 में IUCN द्वारा कि भाई इन्वायरमेंटल एजुकेशन पे हमको बात करना चाहिए, पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद 1977 में एक तिब्लिस डिक्लेरेशन होता है, तिब्लिसी डिक्लेरेशन होता है जिस जो कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन से संबंधित है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि तिब्लिसी डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, उसमें एक ऑप्शन क्या रहे, इन्वायरमेंटल एजुकेशन रहे, तो आपको यहीं पे क्लिक करना है। ठीक है, अब भारत में बात कर लेते हैं कि भारत में क्या हुआ। भारत में 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया, किसको डायरेक्शन दिया, गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया। गवर्नमेंट को डायरेक्शन यह दिया कि गवर्नमेंट क्या करे, कंपलसरी करे एनवायरमेंटल एजुकेशन को, जो भी जितने भी एजुकेशन के लेवल हैं, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, सब जगह कंपलसरी कर दो। क्यों, क्योंकि बच्चे ही तो पढ़ेंगे, पर्यावरण के बारे में जानेंगे, वही आगे देश के नागरिक बनेंगे। तो जब बच्चों को ही पता होगा तो वो आगे भी जो है वही जब नागरिक बनेंगे तो वो क्या करेंगे, उसको उस जानकारी को जो है अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया गवर्नमेंट को। फिर गवर्नमेंट ने जो है 2004 से 5 के समय में स्कूल एजुकेशन में, स्कूल सिलेबस में जो है इन्वायरमेंट को शामिल किया। ठीक है, तो आप लोग भी स्कूल में इन्वायरमेंट का पेपर दिए होंगे, हालांकि सही से अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो फायदा होता है, लेकिन इसको बस एक फॉर्मेलिटीज के रूप में किया जाता है ना। जैसे अब को करिकुलर में शामिल कर दिया गया है NEP के 3rd सेमेस्टर में। ठीक है, तो अब पास होने के लिए बस प्रयास करेंगे, है ना, लेकिन सही से उस पर बात होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, तो उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हालांकि कुछ ना कुछ तो जानेंगे ही, पढ़ेंगे अगर अच्छे से तो कौन सा टास्क है जिसको पूर्ण करने के लिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन लाया गया है, इस पे क्वेश्चन है। तो इसका कंजर्विंग द इन्वायरमेंट, पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, सेफ गार्डिंग द इन्वायरमेंट, ये भी सही है। अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स के बारे में लोगों को जानकारी मिले, यह भी टास्क सही है, मतलब ये भी टास्क है इन्वायरमेंटल एजुकेशन देने का। तो सारे ही कथन सही हैं कि पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखें और लोगों को जागरूक बनाएं प्राकृतिक स्रोत के बारे में, प्राकृतिक संसाधन के बारे में। तो ये तीनों ही सही उत्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन मेड इन्वायरमेंट इंक्लूड, मतलब मानव द्वारा निर्मित जो पर्यावरण है उसमें क्या क्या आता है। तो ह्यूमन ग्रुप्स आते हैं, मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर, मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो आपने भवन बनाया है ना, सड़क बनाई है, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम, कॉलेज बनाया है, तो ये तीनों जो हैं मैन मेड इन्वायरमेंट है, जिनको कल्चरल इन्वायरमेंट भी कहते हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल स्टडीज प्रोवाइड नॉलेज ऑन, ठीक है, यहाँ पे इन्वायरमेंट स्टडीज किस बारे में हमको ज्ञान प्रदान करता है। तो इसमें एक शब्द मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो इन्वायरमेंट शब्द है, इन्वायरमेंट शब्द किसने दिया था, 1828 में ये पूछा जा सकता है। 1828 में एक व्यक्ति थे थॉमस कार्लाइल, थॉमस कार्लाइल, इन्होंने जो है इन्वायरमेंट नामक शब्द दिया था। ठीक है, तो इन्वायरमेंट स्टडीज हमको किस बारे में जानकारी देता है, रिचनेस
एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी क्या है, कैसे बचाना है, और उसकी रिचनेस क्या है ना, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। रिलेशनशिप ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र के संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। अंडरस्टैंड अबाउट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल, पोल्यूशन प्रदूषण क्या है, उनको कैसे, उनसे कैसे बचना है, इसके बारे में भी जानकारी मिलता है। तो ऑल ऑफ द अबव सही है, सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ डैश मिलियन ईयर अगो, मतलब पृथ्वी के सतह पर जीवन जो है वह कब ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है ना, पृथ्वी के सतह पर। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, 3500 मिलियन वर्ष पहले, है ना, या आपसे 3.5 बिलियन, ना, मतलब 3.5 अरब वर्ष पहले जो है पृथ्वी पर जीवन, ऐसा साक्ष्य मिला है कि पृथ्वी पर जीवन जो है उत्पत्ति हुई, ठीक है ना। वो भी बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया पाया गया है इस पे, मतलब जो रॉक है, चट्टाने हैं, उनमें बैक्टीरिया के साक्ष्य मिले हैं 3.5 अरब पहले, ठीक है। तो उसी से माना जाता है कि पृथ्वी के सतह पर जीवन की उत्पत्ति हुई। तो 3.5 अरब साल पहले, या फिर 3500 मिलियन ईयर अगो, कुछ भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखिए। विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, मेनली पूछा है। रिस्पॉन्सिबल तो सारे ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन नहीं है रिस्पॉन्सिबल। अगर इसमें पूछ लेता विच गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो N2 होता, ठीक है। N2 ध्यान रखिएगा, NO2 नहीं, मिथेन भी है, SO2 भी है, CO2 भी है, लेकिन N2 नहीं है। मेनली सबसे ज्यादा कौन जिम्मेदार है, तो वह है CO2। जो ग्लोबल वार्मिंग होता है उसका अगर मैं आपको परसेंटेज बताऊं कि कौन सा कितना योगदान देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान 26% है। इससे भी ज्यादा योगदान है जल वाष्प का, ठीक है। जल वाष्प का योगदान कितना है, 60% है। अगर जल वाष्प होता तो वही होता सबसे ज्यादा, वाटर वेपर, लेकिन नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है 26%। मीथेन का 4 से 9% योगदान है ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है। ओजोन का ओजोन का योगदान है 3 से 7%। N2O का योगदान है 1 से 5% के पास, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा योगदान जो इसमें दिए गए हैं, इसमें किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। और नाइट्रोजन जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगला क्वेश्चन, द गैस विच डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल इन प्लांट लीव्स, मतलब कौन सी गैस है जो क्लोरोफिल जो प्लांट के पत्तों में होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, उसको नष्ट कर देता है। ये भी पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार क्या है, तो क्लोरोफिल, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण क्या है, पौधे जो है सूर्य के प्रकाश, सनलाइट, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। और इसमें जब ये बनाते हैं तो ऑक्सीजन बनता है और एनर्जी बनती है। ऑक्सीजन जो है पर्यावरण में मुक्त हो जाती है और ऊर्जा उनके पेड़ पौधों के लिए प्रयोग होती है, उसी को जब हम खाते हैं तो उस पेड़ पौधों से हमको ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, और क्या बनता है बाई प्रोडक्ट के रूप में, ऑक्सीजन बनता है। यह भी पूछ लिया जाता है। क्लोरोफिल महत्वपूर्ण है प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। तो जब वही नष्ट हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण ही नहीं हो पाएगा। तो किसके कारण वह नष्ट हो जाता है, इसका जो सही आंसर है वह है SO2, SO3 नहीं, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या कहता है, करता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है तो इस यह क्या करता है, भाई पेड़ पौधों में भी पहुंच जाएगा। तो जब ये पेड़ पौधों में बढ़ जाता है तो ये जो पेड़ पौधों की पत्तियों में एक ग्रुप पाया जाता है, फाइटोल, इस ग्रुप को क्या करता है, वह रिमूव कर देता है ना। और रिमूव हो जाता है तो क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाता है उसके कारण, ठीक है ना। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें भी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 R's रिगार्डेड एज एनवायरमेंट फ्रेंडली, मतलब 3 R से क्या मतलब है, 3 R का क्या सही इसमें है सही से। तो इसमें सही जो है ये है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ये मेनली है प्लास्टिक पोल्यूशन के हिसाब से, है ना। आप जानते हैं
प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक ऐसी चीज है जो कि कई 100 साल या लगते हैं उसको नष्ट होने में, है ना। तो हमको क्या करना है, प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना है। प्रयोग भी कर लिए हैं तो उसको फिर से यूज करिए, है ना। जैसे आप सामान कोई खरीद के लाए, मान लीजिए आप गए और मार्केट से आपने गुड़ खरीदा, चीनी खरीदा, है ना। तो अब आएंगे उसको किसी डब्बे में रख लेंगे, चीनी तो पन्नी खाली हो गया, पॉलीथीन खाली हो गया। अब उसको आप फिर से जब मान लीजिए मार्केट जा रहे हैं तो वही लेके जाइए, उसी में सब्जी लेते आइए, तो वो रीयूज हुआ। रिसाइकिल मतलब जैसे मान लीजिए आप कोई भी सामान ऐसा लाए जो कि पॉलीथीन में पैक था, जैसे मान लीजिए आप कोई बिस्किट ही लाए या नमकीन लाए जो पैक्ड आता है, तो आप अब उसमें तो सब्जी लेने लेने जाएंगे नहीं, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं उसको, अब उसमें जिम्मेदारी हो जाती है सरकार की कि भाई वो इकट्ठा कराए और उसको रिसाइकिल कराए, ठीक है। तो ये है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता क्या है। जैव विविधता का सिंपल सा मतलब है, मतलब समझिए पहले जैव विविधता क्या होता है। तो जैव विविधता मतलब होता है कि किसी स्थान पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधों आदि का पाया जाए। एक स्थान पर कई सारे जीव जो है पाए जाते हैं और वो भी भिन्न भिन्न तरह के, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीव। जैव विविधता नाम से स्पष्ट है, जैव विविधता मतलब जीवित जीवों की विविधता है। और जीवित जीव कई तरीके के हों, पेड़ पौधे कई तरीके के हों, कई तरह के जीव जंतु हों, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो देखिए ऑप्शंस, मैनी पॉपुलेशंस ऑफ वन स्पीसीज इन वन फॉरेस्ट। वन फॉरेस्ट चलिए ठीक है, एक ही फॉरेस्ट में, लेकिन वन स्पीसीज एक ही जाति है ना, विविधता नहीं है, तो ये नहीं होगा। मैनी टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन मैनी फॉरेस्ट, मतलब बहुत सारे वन हैं और उनमें बहुत सारे जो हैं टाइप ऑफ फ्लोरा फौना है। तो मतलब बहुत सारे हैं, तो हो सकता है इसमें किसी एक तरह का विविधता हो, किसी एक जीव की इसमें हो, किसी एक जीव की इसमें हो, किसी एक जीव की इसमें हो, लेकिन यह भी नहीं है भाई एक ही वन हो और उसमें कई सारे जीव हो, तो वो ज़्यादा सही है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है, मैनी टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन वन फॉरेस्ट। मतलब एक ही वन है, फ्लोरा मतलब होता है पेड़ पौधे, फौना मतलब होता है जो जीव जंतु हैं। तो फ्लोरा भी है, बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं और बहुत सारे जीव जंतु भी हैं इसी वन में, ठीक है। तो ये जो सही है इसका सही आंसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज जो है महत्वपूर्ण जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं, है ना। अगर अच्छा लगे तो और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और आगे भी ऐसी ही क्लास करते रहेंगे। जुड़े रहिए, धन्यवाद।